गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधी ग्राम घासेड़ा, जिला नूंह, मेवाड़। आज हम इतिहास विषय के 8वें अध्याय किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत तत्कालीन कृषक समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में अध्ययन करेंगे। जानते हैं, हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसी तरह 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी लगभग 85% जनता गांवों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी। उस कृषि कार्य में अन्न उत्पादन के साथ कृषि उत्पादों से बनी हुई दूसरी वस्तुएं भी सम्मिलित थी। कृषक समाज सारे साल कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य कार्यों में लगा रहता था। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूंजी होती है और 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भू राजस्व था। हालांकि आय के अन्य स्रोत भी थे। उन स्रोतों में ज़कात, जजिया, खिराज, उस्र, तथा व्यापार आदि अन्य स्रोत भी थे। अब हम बात करेंगे ज़कात के बारे में कि ज़कात क्या था। मुगल काल में ही नहीं बल्कि इस्लाम की शुरुआत से ही संपन्न मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर ज़कात कहलाता है। वह उनकी संपत्ति के आधार पर निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति के पास 52 तोला चांदी से अधिक की संपत्ति होती है, अधिक संपत्ति 1 साल तक सलामत रहती है, यानी 1 साल तक वो मौजूद रहती है, तो उस पर ज़कात फर्ज होती है। और ज़कात की जो मात्रा होती है वो 2.5% अपनी संपत्ति का 2.5% दिया जाता है। मीन्स जमीन भूमि पर ये कर नहीं है, बल्कि ये कर रुपये, गहने आदि दूसरी संपत्तियों पर। अगर हम बात करें जजिया की, यह मुस्लिम साम्राज्यों में, मुस्लिम हुकूमतों में गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था और इस कर के बदले में उस साम्राज्य की जिम्मेदारी होती थी कि उन गैर मुस्लिम व्यक्तियों की जान की, माल की, इज्जत की सुरक्षा की जाए। सबसे पहले जजिया कर का सबूत, प्रमाण हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के दौर से पता चलता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक ने भी जजिया कर लिया था। 1564 ईस्वी में अकबर महान ने जजिया कर समाप्त कर दिया। लेकिन इस जजिया कर से विधवा महिलाओं, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को छूट। लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया और इसके विरोध में बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, लेकिन फिर भी यह औरंगजेब ने नहीं हटाया। आखिरकार राजा जयसिंह के अनुरोध पर फर्रुखसियर ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं हम खिराज की। खिराज वह कर था जो बड़े राजाओं द्वारा, यानी
मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल सम्राट द्वारा उसके अधीन अन्य राजाओं से लिया जाता था, अर्थात वे राजा जिन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी उनसे खिराज कर लिया जाता था। उस्र, ये उस्र भी ज़कात की तरह से एक कर्ज था। ज़कात मालदार लोगों पर फर्ज थी, जबकि उस्र हर उस व्यक्ति पर लाजिम है जो कृषि कार्य करता है। और इसमें अगर बरसात से खेती होती है तो उसमें 10% पर, यदि बिना बरसात की खेती होती है तो उसमें 5% उत्पादन का गरीबों को, हुकूमत को देना पड़ता था। उसके अलावा व्यापार से भी आय होती थी। लेकिन इन सब के होते हुए भी मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भू राजस्व था। इसके लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, अतः भू राजस्व से जुड़े हुए या कृषि से जुड़े हुए लोग जो गांव में रहते थे उनमें छोटे बड़े किसान और खेतीहर मजदूर सम्मिलित थे। जमींदार भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, क्योंकि उत्पादन में सबका हिस्सा होता था, सबकी भागीदारी होती थी, इसलिए उनमें आपस में तालमेल भी था। तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए या अपने अपने अधिकारों के लिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा भी थी और उनमें आपस में संघर्ष भी होता था। तो इस तरह आज हम इस अध्याय के पार्ट 1 में हम मुगल काल में किसान की स्थिति क्या थी, किसान कैसे खेती करते थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसान और कृषि उत्पादन, यानी किसान किस तरह से कृषि उत्पादन करते थे या खेती किस तरह से करते थे, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें हम उसके अंतर्गत हम जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। अकबर के शासनकाल में अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबर के पूरे शासनकाल के ऊपर अकबरनामा लिखा। उस अकबरनामे की तीसरी जिल्द आईना अकबरी में के तीसरे भाग में मुल्क के आबादी का जो हिस्सा था उसमें किसानों के बारे में जानकारी दी गई। हम जानते हैं, हमें पता लगा है कि उस समय के किसान अनपढ़ थे, इसलिए वे अपने बारे में कुछ भी नहीं लिख सके। उस समय किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत आईना अकबरी है, जो अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष, कौन से वर्ष में, 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी में पूरा हुआ और उसमें 5 संशोधन किए गए। क्योंकि मध्यकाल में और प्राचीन काल में जितना भी लेखन कार्य होता था वो लगभग राजाओं, शासकों के सानिध्य में होता था, इसलिए लेखक भी उनके ही मुताबिक वर्णन दिया करते थे। फिर भी आईना अकबरी में आईना अकबरी के पार्ट 3 में मुल्क के आबादी में श्रृंखलाबद्ध, तालिकाबद्ध हमें जानकारी मिलती है। उसमें 8 कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में परगने, जिन्हें जिले का रूप दिया गया था। दूसरे कॉलम में किले, कि जमींदारों के किले कैसे थे, किन किन क्षेत्रों में किले बने हुए थे। अराजी, अराजी कहते थे मापी गई भूमि,
क्योंकि अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल की सलाह पर भूमि की नाप करवाई थी, माप तोल कराई थी, ताकि उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सके, अधिक राजस्व इकट्ठा किया जा सके और देश को, साम्राज्य को समृद्ध एवं सुदृढ़ किया जा सके। नंबर 4 पर नकदी निर्धारित राजस्व। नकदी निर्धारित राजस्व यानी नकद रूप में जो निर्धारित राजस्व था वो कितना लिया जाता था। नंबर 5 दान में दिया गया राजस्व, यानी जो शिक्षाविद होते थे, लेखक होते थे, या जो गरीब लोग होते थे, या जो बहादुर लोग होते थे, उनको दान में राजस्व दिया जाता था, उसका विवरण दिया गया था। 6 नंबर पर जमींदारों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था कि जमींदार कौन लोग होते थे, उनके क्या कार्य होते थे और वो किस तरह से साम्राज्य संचालन में अपना योगदान देते थे। 7वें और 8वें कॉलम में जमींदारों के पद एवं सेना के बारे में जानकारी का विवरण दिया गया था। इनके अलावा आईने अकबरी के अलावा हमें 16वीं और 17वीं सदी के किसानों के बारे में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मिले दस्तावेजों से भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें, क्योंकि इसी काल में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, तो पूर्वी क्षेत्र विशेषकर बंगाल के बारे में हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के स्रोतों से जानकारी मिलती है। नंबर 2 किसान और उनकी जमीन। मुगल काल में किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि रैयत शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रजा, लेकिन मुगल काल में रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है और रैयत का प्लूरल है रियाया। उसी तरह मुजायरे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका बहुवचन मुजारियान है। कहीं कहीं बंगाल जैसे क्षेत्रों में किसानों के लिए आसामी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। मुगल काल में किसानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। उन 2 श्रेणियों में एक तो वो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी और अपनी ज़मीन पर वे खेती करते थे। उन किसानों को खुद काश्त किसान, खुद मीन्स स्वयं, और काश्त माने करने वाले, यानी जो किसान खुद खेती करते थे उनको खुद काश्त किसान कहा गया। वे अपनी ज़मीनों के मालिक भी थे और उनको अपनी ज़मीन बेचने का अधिकार और खरीदने का अधिकार भी मिला हुआ था। उसके अलावा नंबर 2 पर थे पाही काश्त किसान। पाही काश्त किसान वो किसान थे जो ज़मीनों के मालिक नहीं थे और दूसरी जगह पर जाकर के पट्टे पर या बटाई पर ज़मीन लेकर के कृषि कार्य करते थे। यहाँ ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा पूरी तरह नहीं था कि पाही काश्त किसानों के पास ज़मीन नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीनों में पैदा नहीं होती थी, उत्पादन नहीं होता था, या उस क्षेत्र में अधिक भूमि कर वसूल किया जाता था, तो वो उस परेशानियों से परेशान होकर तंग आकर के दूसरे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में चले जाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि पाही काश्त किसान कई बार लोग स्वयं भी बन जाते थे। इस तरह वे दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। इन्हीं 2 किसान वर्गों के साथ एक वर्ग और था जो कृषि कार्य में दोनों वर्गों की मदद करता था। उस वर्ग को खेतीहर मजदूर कहते थे, यानी वो खेती नहीं करते थे परंतु खेती करने वाले लोगों के खेतों में मजदूरी पर कार्य करते थे। ऐसे लोगों को खेतीहर मजदूर कहा जाता था और उनकी मजदूरी उनको फसल या नकदी के रूप में दी जाती थी। वर्तमान समय की तरह 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी मुगल साम्राज्य के अधीन कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार मॉनसून था। उत्तर भारत
के विशाल मैदानों के अलावा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत के, मध्य भारत के पठारों तथा राजस्थान के मरुस्थल में भी खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए स्वयं अकबर सम्राट ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार के लिए बनवाई गई दोनों नहरों की सफाई करवाई और उनको खुदवाया। उसके अलावा शाहजहां के काल में पंजाब में बनी नहर को मर्दाना खां ने ठीक करवाया, उसकी खुदाई करवाई और उसकी मरम्मत करवाई। इस तरह सिंचाई के लिए नहरें मुगल काल में प्रयोग में लाई गई। सिंचाई के अलावा अहमदनगर, मालवा और बरार में शाहजहां ने जलाशय बनाने के लिए, यानी बड़े बड़े तालाब बनाने के लिए अग्रिम राशि किसानों को दी थी, ताकि वो उस राशि से बड़े बड़े तालाब बना सकें, बरसात के मौसम में बरसात का पानी इकट्ठा कर सकें और उसको आने वाले समय में कृषि कार्य के लिए सिंचाई में प्रयोग कर सकें। जलाशयों के अलावा मध्यकाल में रहटों द्वारा सिंचाई की जाती थी। उसके प्रमाण लाहौर और दीपालपुर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वही नहीं बल्कि मैंने अपने बचपन में भी स्वयं अपने गांव में देखा है रहट से सिंचाई करते हुए लोगों को। रहट में कुएं में इस तरह से बाल्टियां लगी होती थी और यहाँ पर दो कांटेदार घेरे लगे होते थे, जिनको बैलों द्वारा घुमाया जाता था और ये बाल्टियां एक टब में यहाँ पानी डालती थी और उस पानी से कृषि की जाती थी। इसके अलावा आगरा, बयाना क्षेत्रों में ढोल व ढेंकली द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। ढोल का जो सिस्टम था वो ये था, कुएं की मुंडेर पर दो मजबूत लकड़ियां खड़ी कर ली जाती थी और उन लकड़ियों के ऊपर एक लकड़ी में घेरा पूरे दिया जाता था और उस घेरे पर रस्सी उतारी जाती थी कुएं में, और लोहे के सरियों से चमड़े का एक बहुत बड़ा, एक हम इस तरह से यूँ कह लें चादर कह लें, वो उसमें लपेटा जाता था। ऊपर से जो खुला होता था, साइड से वो उसमें सटा हुआ होता था और बैलों द्वारा उस रस्सी को खींचा जाता था। और जब वो ऊपर आ जाती थी तो किसान स्वयं उसको उठा के ऐसे उड़ेल देते थे और वो पानी नालियों द्वारा सिंचाई में जाता था। अगर हम बात करें ढेंकली की, तो छोटे किसान थे, सब्जी वगैरह उगाने के लिए कुएं की मुंडेर पर एक लकड़ी खड़ा कर लेते थे और वो लकड़ी इस टाइप से होती थी, उसमें ऊपर वी बना होता था, दुशंका जिसको बोलते हैं देहाती भाषा, और उस पर एक ऐसे लकड़ी पूरी हुई होती थी जिसके ऊपर से रस्सी आती थी और इस रस्सी में रस्सी जो होती थी वहाँ पे एक लकड़ी बांधते थे, बड़ी लकड़ी, उस लकड़ी में बैक साइड में पत्थर बांधते थे बड़ा, और सामने रस्सी और बाल्टी बांधते थे। किसान उसको रस्सी को पकड़ता और कुएं में ले जाता और भर करके उसको छोड़ देता, क्योंकि पीछे पत्थर बना हुआ होता था। वो भरी हुई बाल्टी अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाती थी और फिर किसान उसको मुंडेर के पास बने हुए स्थान पर डाल देता था, जहाँ से वो पानी खेतों में चला जाता था। इस तरह सिंचाई व्यवस्था में बहुत तकनीक का प्रयोग किया गया। अगर हम कृषि तकनीक की बात करें, 16वीं और 17वीं शताब्दी में शायद ही कोई किसान होगा जिसके पास 2 जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा, और ऐसे बहुत कम थे जिनके पास 2 जोड़ी बैल और 2 हल होते थे, बल्कि अधिकतर के पास 1 जोड़ी बैल और 1 हल होता था। हल अब तो
आधुनिक युग आ गया, ट्रैक्टर के हैरों, रूटर वगैरह आ गए। अब से अभी भी आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ऊँट के द्वारा हल चलाकर खेती की जाती है, बैलों के द्वारा हल चलाकर खेती की जाती है। लकड़ी का बना हुआ होता था इस तरह से, जहाँ पर इसमें बैल जुड़ जाते थे और ये यहाँ इसमें ये ऐसे होता था और ये सारा क्षेत्र लकड़ी का बना हुआ होता था, ये ऐसे, और इसमें लोहे की नुकीली फाल ये लगी होती थी जो जमीन को जोतती थी और उससे बड़ी अच्छे तरह से खेत को जोता जा सकता था। तो तकनीक के रूप में हल का प्रयोग किया जाता था और हल से इसको मिट्टी को ज़्यादा गहरा नहीं जोता जाता था, क्योंकि अधिक गहराई तक जोतने से उसकी नमी समाप्त हो जाती थी। मिट्टी को मुश्किल से 4 से 6 उंगल तक गहराई तक जोता जाता था ताकि गर्मियों के मौसम में उसकी नमी बरकरार रहे, और इस प्रकार फसल उत्पादन किया जाता था। मुगल काल में सिंचाई एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता था। जुताई के बाद बिजाई करने के लिए हल में लोहे का या लकड़ी का, बांस की लकड़ी का एक बर्मा बांधा जाता था। उसमें महिलाएं अपनी झोली में अनाज बांधती थी और किसान हल को पकड़ कर चलता था और महिलाएं उसमें बीज डालती रहती थी, और उस बर्मे के द्वारा जो नाली या जो खाई हल द्वारा की जाती थी उसमें बीज नीचे चला जाता था। उसके अलावा कृषि कार्यों को करने के लिए लकड़ी के मूठ में लोहे के औजार फिट किए जाते थे। अगर हम बात करें गंडासे की, अगर हम बात करें दरांते की फसल कटाई के लिए, तो लकड़ी के मूठ में लोहे के औजार फिट किए जाते थे, और इस प्रकार कृषि क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग 16वीं और 17वीं शताब्दी में किया गया था। 16वीं 17वीं शताब्दी में फसल चक्र क्या था, फसलें किस प्रकार से बोई जाती। मुख्य रूप से रबी की फसल थी जो अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और इसमें मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी की मुख्य फसलें। अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की, जून और जुलाई के महीनों में बोई जाती थी, सितंबर और अक्टूबर में उनकी कटाई की जाती थी, जिनमें चावल, ज्वार और बाजरा। इनके अलावा एक फसल चक्र जो केवल उन क्षेत्रों में होता था जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था, वहां पर ये तीसरा जो फसल चक्र है जायद, मार्च अप्रैल में बोई जाती थी और जून और जुलाई महीने में इन फसलों की कटाई होती थी। ये मुख्यतः चारे की फसलें होती थी या दलहन की फसलें होती थी, जैसे मक्का चारे में भी प्रयोग किया जाता था पशुओं की चराई के लिए, बरसीम आदि जो चारे की फसलें थी, या मूंग और उड़द दलहनें जो भूमि की पैदावार को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। उनकी जड़ों में गांठें होती हैं और वो गांठें उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। तो ये फसलें केवल उन क्षेत्रों में बोई जाती थी जहाँ पर पानी की उपलब्धता आसानी के साथ मौजूद थी। अगर हम बात करें फसल चक्र के लिए क्षेत्र निर्धारण की बात करें या हम पानी की उपलब्धता की बात करें, चावल लाहौर से लेकर के और बंगाल तक अर्थात समूचे सतलुज गंगा के मैदान में बोया जाता था, और इन क्षेत्रों में 40 इंच से अधिक वर्षा होती थी, क्योंकि चावल की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गेहूं की फसल भी उत्तरी मैदान में होती थी, जौ की फसल भी यहीं पर होती थी। राजस्थान और गुजरात जैसे कम बरसात के क्षेत्रों में ज्वार और बाजरे की खेती की जाती थी। इनके अलावा
कुछ नकदी फसलें थी। उन नकदी फसलों में कपास, नील, सरसों आदि फसलें थी जो नकद के रूप में बिक जाती थी और जिनको व्यापारी खरीद कर ले जाते थे। उनसे किसानों को न केवल नकदी मिलती थी बल्कि सरकार को भी अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। उनके अलावा कुछ फसलें ऐसी थी जो साल में केवल एक ही बार उत्पन्न होती थी। उन फसलों में नील तथा गन्ना की फसलें। गन्ना लाहौर से लेकर के आगरा तक के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता था। उसके अलावा कोंकण के क्षेत्र में भी उगाया जाता था और औरंगाबाद का काला गन्ना अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बहुत उगाया जाता था औरंगाबाद क्षेत्र में और वह बहुत मशहूर था। इस प्रकार जो ये फसलें होती थी इनसे न केवल लोगों का गुजारा होता था बल्कि साम्राज्य को, राज्य को भू राजस्व के रूप में आमद भी होती थी। यहाँ प्रश्न उठता है कि अधिकतर 16वीं-17वीं सदी में लोग कौन सी फसलें उगाते थे, क्योंकि कृषि तकनीक का अभाव था, सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, इसलिए अधिकतर लोग गेहूं, जौ, चना, सरसों तथा चावल, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें उगाते थे, क्योंकि सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए अपने पेट को भरना आवश्यक है, इसलिए वो गुजारा करने के लिए, निर्वहन करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए इन फसलों को वो उगाते थे। इसके अलावा नील और गन्ना तथा कपास भी उगाया जाता था। कपास जो खरीफ की फसल में काउंट किया जाता है, ये ऐसी फसलें थी जो नकदी प्राप्ति के लिए की जाती थी। असम और जम्मू कश्मीर में सहतूत के पेड़ों पर रेशम का कीड़ा पाला जाता था, जिसकी उस समय बहुत अधिक मांग थी और शाही कपड़ों को बनाने के लिए रेशम का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिर्च, अदरक, दालचीनी आदि फसलें होती थी और काली मिर्च का निर्यात उस समय बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में फसल चक्र इस सिस्टम से होता है।